नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली थकान काम से नहीं आती, लोगों से नहीं आती, बल्कि अपनी ही प्रतिक्रियाओं से आती है? कोई कुछ कह देता है और वह बात पूरे दिन दिमाग में घूमती रहती है। एक छोटा सा मैसेज देर से आए और हम मन ही मन पूरी कहानी बना लेते हैं। किसी ने हल्की सी आलोचना कर दी और हम या तो गुस्से में जवाब देते हैं या अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। सवाल यह है, क्या सच में हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी है? हम मानते हैं कि तुरंत जवाब देना ताकत है। हम सोचते हैं कि अगर हमने उसी समय प्रतिक्रिया नहीं दी तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बार रिएक्ट करना हमारी शांति चुरा लेता है। इसी गहरी सच्चाई को सामने लाती है किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, जिसे लिखा है कैसियन ग्रेलैंड ने। यह किताब हमें सिखाती है कि दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल कर रही हैं, तब तक आप आजाद नहीं हैं, आप सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जरा सोचिए, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, उस पल असली कंट्रोल किसके पास होता है? अगर कोई सिर्फ एक वाक्य बोलकर आपका मूड बदल सकता है, तो आपकी शांति कितनी सस्ती हो गई है। ओवर थिंकिंग की असली कीमत हम देर से समझते हैं। रात को सोने से पहले वही बातें बार बार याद आना, खुद को दोष देना, हर बातचीत को दोबारा जीना, यही धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक लगातार बहस चल रही होती है। लेखक कहते हैं कि रिएक्शन एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। हर भावना पर भरोसा करना जरूरी नहीं है। हर विचार सच नहीं होता। दिमाग कई बार डर की कहानियां बनाता है और हम उन्हें सच्चाई मान लेते हैं। मान लीजिए, ऑफिस में किसी ने आपकी आलोचना कर दी। तुरंत गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर उसी पल आप जवाब दे देते हैं तो शायद आप सही होते हुए भी गलत साबित हो जाए। वहीं अगर आप कुछ सेकंड रुक जाएं, गहरी सांस लें और खुद से पूछें कि क्या यह प्रतिक्रिया मुझे मजबूत बनाएगी, तो आप स्थिति के मालिक बन जाते हैं। रिएक्ट करना आसान है, प्रतिक्रिया देना प्राकृतिक है, लेकिन संयम चुनना यह ताकत है। और यही इस किताब का मूल संदेश है। असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में छिपी है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे बिना हर लड़ाई लड़े भी आप जीत सकते हैं, कैसे बिना हर बहस में उतरे भी आप मजबूत बन सकते हैं, और कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करके आप ओवर थिंकिंग, गुस्से और सेल्फ सैबोटाज से बाहर निकल सकते हैं। अब शुरू करते हैं पहला अध्याय, द ट्रैप ऑफ ओवर थिंकिंग। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि जाल कब उनके चारों तरफ कस गया। ओवर थिंकिंग कभी अचानक शुरू नहीं होती। यह एक छोटे से विचार से शुरू होती है। कोई साधारण सी घटना, कोई बातचीत, कोई मैसेज, और दिमाग तुरंत उसके पीछे कहानी बनाना शुरू कर देता है। किताब में समझाया गया है कि विचार अपने आप में खतरनाक नहीं होते, लेकिन जब हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, तब वे मानसिक तूफान में बदल जाते हैं। एक विचार आता है, शायद मैंने गलत कहा। उसके बाद दूसरा, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। फिर तीसरा, शायद मैं उतना सक्षम नहीं हूं। और देखते ही देखते एक छोटी सी बात आत्मसंदेह की पूरी फिल्म बन जाती है। यही है विचारों का अनियंत्रित घूमता हुआ चक्र। हम सोचते हैं कि हम समस्या को सुलझा रहे हैं, लेकिन असल में हम उसे बढ़ा रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग समस्या का समाधान नहीं, उसका विस्तार है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग अनिश्चितता से डरता है। उसे हर चीज का जवाब चाहिए, हर स्थिति पर नियंत्रण चाहिए। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं होता। यहीं से शुरू होता है नियंत्रण का भ्रम। हम मानते हैं कि अगर हम बार बार सोचेंगे तो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अगर हर संभावना को पहले ही सोच लेंगे तो दर्द नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ठीक इसका उल्टा है। जितना हम भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाता है। दिमाग बार बार क्या होगा अगर के सवाल पूछता है, और हम उन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वर्तमान की शांति खो देते हैं। यह भ्रम कि हम सोचकर सब नियंत्रित कर सकते हैं, हमें थका देता है। लेखक साफ कहते हैं, नियंत्रण सीमित है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है।
मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। आपने किसी को मैसेज भेजा, 2 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हमारा दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है। शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत लिखा, शायद वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहता। जबकि सच्चाई सिर्फ इतनी हो सकती है कि वह व्यस्त हो, लेकिन हमारा दिमाग खाली जगह को डर से भर देता है और हम उस डर को सच मान लेते हैं। यही ओवरथिंकिंग का जाल है, जहां कल्पना हकीकत से ज्यादा ताकतवर बन जाती है। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? लेखक बहुत भारी सिद्धांत नहीं देते, वह छोटे साधारण और व्यवहारिक उपाय सुझाते हैं। सबसे पहले जागरूकता। जैसे ही आप नोटिस करें कि दिमाग कहानी बना रहा है, उसी पल रुक जाइए। अपने विचारों को सच मानने की बजाय उन्हें सिर्फ विचार समझिए। अपने आप से कहिए, यह सिर्फ मेरा दिमाग है, यह वास्तविकता नहीं। यह छोटा सा वाक्य आपको विचार और सत्य के बीच दूरी बनाना सिखाता है। फिर आती है सांस की शक्ति। गहरी और धीमी सांसें दिमाग को संकेत देती है कि खतरा नहीं है। जब शरीर शांत होता है तो विचार भी धीमे पड़ते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि हर विचार का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार सबसे ताकतवर कदम यह होता है कि आप उसे गुजरने दें, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। ओवरथिंकिंग तब कमजोर पड़ती है जब आप उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हैं, जब आप हर विचार के पीछे भागना छोड़ देते हैं, जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। यही इस अध्याय का सार है। दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए, उसे देखने की आदत डालिए, क्योंकि जिस पल आप अपने विचारों के दर्शक बन जाते हैं, उसी पल आप उनके गुलाम नहीं रहते। अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर। इमोशनल केओस एक्सप्लेन्ड, यानी वह आंतरिक तूफान जो बाहर से दिखता नहीं लेकिन अंदर सब कुछ हिला देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तार्किक इंसान हैं, हम फैसले दिमाग से लेते हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार हमारी भावनाएं हमारे तर्क को हाईजैक कर लेती हैं। एक छोटा सा ट्रिगर और पूरी सोच बदल जाती है। किसी ने आवाज ऊंची कर दी और आपको अचानक गुस्सा आ गया। किसी ने आपकी तुलना किसी और से कर दी और भीतर ही भीतर हीन भावना जाग गई। उस पल जो प्रतिक्रिया आती है वह सोच समझकर नहीं आती, वह अतीत की यादों, अधूरे डर और पुरानी असुरक्षाओं से निकलती है। लेखक समझाते हैं कि हर भावना सच नहीं होती, हर भावना वर्तमान की नहीं होती। कई बार जो हमें अभी महसूस हो रहा है वह किसी पुराने अनुभव की गूंज होती है। जैसे बचपन में बार बार आलोचना झेलने वाला व्यक्ति आज भी छोटी सी फीडबैक को अपमान समझ सकता है। ट्रिगर और सच्ची भावना में फर्क समझना जरूरी है। ट्रिगर अचानक, तेज और तीखा होता है। सच्ची भावना शांत होती है, स्पष्ट होती है। ट्रिगर आपको तुरंत रिएक्ट करवाता है, सच्ची भावना आपको सोचने का समय देती है। लेकिन जब हम दोनों में फर्क नहीं कर पाते, तब भावनात्मक अराजकता शुरू होती है। मान लीजिए किसी मीटिंग में आपके आइडिया को नजरअंदाज कर दिया गया। तुरंत अंदर से आवाज आती है, कोई मेरी कद्र नहीं करता। लेकिन क्या यह सच है या यह सिर्फ पुरानी असुरक्षा का ट्रिगर है? लेखक हमें सिखाते हैं कि उस पल खुद से सवाल पूछना ताकत है। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या यह वर्तमान की सच्चाई है या अतीत की छाया? जब आप यह सवाल पूछते हैं तो भावना की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है। तनाव भरे क्षणों में जमीन से जुड़े रहना एक अभ्यास है, यह अपने आप नहीं आता। लेखक एक सरल बात कहते हैं, रुकिए, बस रुकिए। शरीर पर ध्यान दीजिए। आपकी सांस कैसी है? दिल कितनी तेज धड़क रहा है? आपके कंधे तनाव में हैं क्या? जब आप शरीर पर ध्यान लाते हैं तो दिमाग की दौड़ थोड़ी धीमी होती है। गहरी सांस लेना, पैरों को जमीन पर महसूस करना, कुछ सेकंड चुप रहना, ये साधारण चीजें हैं लेकिन असर गहरा है, क्योंकि जब शरीर स्थिर होता है तो भावनाएं भी संतुलित होने लगती हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि हर भावना को तुरंत व्यक्त करना जरूरी नहीं। कई बार सबसे समझदारी भरा कदम होता है उसे महसूस करना, लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई न करना। गुस्सा आए तो उसे पहचानिए, लेकिन उसी क्षण निर्णय मत लीजिए। दुख आए तो उसे स्वीकारिए, लेकिन खुद को दोष मत दीजिए। भावनाएं मौसम की तरह हैं, आती हैं, जाती हैं। समस्या तब होती है
जब हम उन्हें स्थायी सच मान लेते हैं। इमोशनल केओस दरअसल तब खत्म होता है जब हम समझ जाते हैं कि भावना दुश्मन नहीं है, असली समस्या हमारी बिना सोचे हुई प्रतिक्रिया है। जैसे ही आप भावना और प्रतिक्रिया के बीच थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, आपकी ताकत लौट आती है। आप तूफान के बीच भी स्थिर खड़े रह सकते हैं। और यही इस अध्याय का संदेश है। भावनाओं से भागना नहीं है, उनके बहाव में बहना भी नहीं है। उन्हें देखना है, समझना है और फिर शांत होकर चुनना है कि अगला कदम क्या होगा। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, द साइलेंट सैबोटियर, यानी वह दुश्मन जो बाहर नहीं अंदर बैठा है। वह चिल्लाता नहीं, वह रोकता नहीं, वह बस धीरे धीरे आपकी राह मोड़ देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप खुद ही अपने रास्ते में खड़े हैं। सेल्फ सैबोटाज हमेशा बड़े फैसलों में नहीं दिखता, यह छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। काम टालना, जरूरी कॉल बाद में करना, नई शुरुआत को अगले दिन पर छोड़ देना, किसी मौके के लिए पूरी तैयारी होने के बाद भी खुद को समझाना कि अभी सही समय नहीं है। ऊपर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक पैटर्न चल रहा होता है। आप आगे बढ़ सकते हैं लेकिन बढ़ते नहीं, आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। लेखक बताते हैं कि यह आलस नहीं है, यह डर है जो व्यवहार बन चुका है। असफलता का डर अक्सर बहुत समझदार आवाज बनकर आता है। वह कहता है, रुको, तैयारी पूरी नहीं है। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? धीरे धीरे यह डर हमारी रोजमर्रा की आदतों में घुल जाता है। हम जोखिम लेने से बचते हैं, हम सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं ताकि चोट भी छोटी लगे। लेकिन सच यह है कि हर बार जब हम डर के कारण पीछे हटते हैं, हम अपने आत्मविश्वास को थोड़ा और कम कर देते हैं। यही है साइलेंट सैबोटाज। कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बस अंदर की अनकही आशंका। मान लीजिए आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का मौका मिला, आप सक्षम हैं, योग्य हैं, लेकिन अचानक दिमाग कहता है, शायद मैं इसके लायक नहीं। आप तैयारी की बजाय टाल मटोल शुरू कर देते हैं। समय निकल जाता है, फिर आप खुद से कहते हैं, देखा, मैं कर ही नहीं पाया। लेकिन असली कारण क्षमता की कमी नहीं थी, असली कारण था वह डर जो असफलता से पहले ही आपको रोक गया। लेखक हमें यह दिखाते हैं कि कई बार हम असफल होने से ज्यादा सफल होने से डरते हैं, क्योंकि सफलता जिम्मेदारी लाती है, दिखाई देना पड़ता है, आलोचना झेलनी पड़ती है, और हमारा दिमाग सुरक्षित अंधेरे को रोशनी से ज्यादा आरामदायक मानता है। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकलें? लेखक कहते हैं, पहचानिए, अपने पैटर्न को देखिए। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम टालते हैं, अपने आप से पूछिए, मैं क्या खोने से डर रहा हूं? अक्सर जवाब क्षमता नहीं, स्वीकृति या सम्मान खोने का डर होता है। जैसे ही आप डर को नाम देते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही आत्मसंदेह दिशा भी बन सकता है। अगर आप किसी काम को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो शायद वही काम आपके विकास का रास्ता है। डर संकेत देता है कि यहां विकास है, यह कमजोरी नहीं, दिशा है। अगर कोई चीज आपको चुनौती देती है, डराती है, लेकिन भीतर से उत्साहित भी करती है, तो वही आपका अगला कदम होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि संदेह को दुश्मन मत मानिए, उसे कंपास की तरह इस्तेमाल कीजिए। जहां डर है, वहीं विस्तार है। द साइलेंट सबोटर तब हारता है जब आप जागरूक हो जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि हर टाल मटोल, हर बहाना, हर छोटा समझौता दरअसल आपके भविष्य से किया गया सौदा है। और जिस दिन आप डर के बावजूद कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन अंदर का दुश्मन कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे, आप बढ़ रहे हैं। अब आते हैं चौथे अध्याय पर, रीवायरिंग योर माइंडसेट, यानी अपने दिमाग की वायरिंग को बदलना। क्योंकि जब तक सोचने का तरीका नहीं बदलता, तब तक व्यवहार भी नहीं बदलता। हम अक्सर मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, मैं बहुत सोचता हूं, मैं ओवर रिएक्ट करता हूं। लेकिन लेखक साफ कहते हैं, यह आपकी पहचान नहीं, यह आपकी ट्रेनिंग है, और जिसे सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव यहां शुरू होता है, रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर। रिएक्शन तुरंत होता है, बिना सोचे,
जैसे किसी ने कुछ कहा और आपने उसी पल जवाब दे दिया, लेकिन रिस्पॉन्स चुना हुआ होता है। उसमें एक छोटा सा विराम होता है। वही विराम आपकी ताकत है। मान लीजिए कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करता है। पहले जैसा दिमाग तुरंत पलटकर चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन अगर आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और तय करते हैं कि मैं इस स्तर पर नहीं उतरूंगा, तो आपने अपनी मानसिक वायरिंग बदलनी शुरू कर दी है। यह आसान नहीं है। शुरू में दिमाग पुरानी आदतों की ओर भागेगा, लेकिन हर बार जब आप रुककर जवाब चुनते हैं, आप एक नया न्यूरल रास्ता बना रहे होते हैं। मेंटल रेजिलेंस यानी मानसिक मजबूती भी यहीं से बनती है। यह दर्द से बचने से नहीं आती, यह दर्द को सहकर भी स्थिर रहने से आती है। जब कोई योजना फेल हो जाए और आप खुद को कोसने की बजाय सीख ढूंढें, वही रेजिलेंस है। जब आलोचना मिले और आप टूटने की बजाय सुधार करें, वही मजबूती है। लेखक बताते हैं कि जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन आप हर समस्या के सामने कैसे खड़े होते हैं, यही आपकी पहचान तय करता है। मजबूत दिमाग वह नहीं जो कभी गिरता नहीं। मजबूत दिमाग वह है जो हर बार गिरकर भी शांत रहता है और फिर उठता है। अब बात आती है अफर्मेशंस की। बहुत लोग कहते हैं, मैं रोज बोलता हूं कि मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन अंदर से वैसा महसूस नहीं होता। लेखक यहां एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। अफर्मेशन तभी काम करते हैं जब वे वास्तविक और विश्वास योग्य हों। अगर आप खुद से कहें, मैं कभी नहीं डरता, तो दिमाग तुरंत विरोध करेगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं डर के बावजूद कदम बढ़ा सकता हूं, तो यह सच के करीब है। अफर्मेशन झूठा उत्साह नहीं, सही दिशा का संवाद होना चाहिए। अपने आप से बात करने का तरीका बदलना ही रिवायरिंग है। जैसे हर सुबह उठकर यह कहना कि आज चाहे जो हो, मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं पहले समझूंगा। यह छोटा सा वाक्य दिन की दिशा बदल सकता है। धीरे धीरे आपका दिमाग नई पहचान को स्वीकार करने लगता है। आप खुद को कमजोर या भावुक नहीं, बल्कि जागरूक और संतुलित व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं। रिवायरिंग योर माइंडसेट का मतलब है अपने आप को नया बनाना, लेकिन किसी नकली मुखौटे के साथ नहीं। यह भीतर की ट्रेनिंग बदलने की प्रक्रिया है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया रोकते हैं, हर बार जब आप असफलता से सीखते हैं, हर बार जब आप खुद से सकारात्मक और सच्ची भाषा में बात करते हैं, आप अपने दिमाग को नया आकार दे रहे होते हैं। और एक दिन आपको महसूस होगा कि जो बातें पहले आपको हिला देती थी, अब वे आपको छू भी नहीं पा रही। यही असली परिवर्तन है। यही वह शक्ति है जो शोर में नहीं, शांत मन में जन्म लेती है। अब आते हैं अंतिम अध्याय पर, बिल्डिंग रियल सेल्फ एस्टीम, यानी असली आत्मसम्मान का निर्माण। वह आत्मसम्मान जो लाइक्स, तारीफ या बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता, वह जो भीतर से आता है। क्योंकि जब तक आत्मसम्मान उधार का होता है, तब तक वह कभी स्थिर नहीं रहता। आज किसी ने सराहा तो आप ऊंचे हो गए, कल किसी ने आलोचना की तो आप टूट गए। यह आत्मसम्मान नहीं, बल्कि भावनाओं का उतार चढ़ाव है। लेखक एक बहुत सच्ची बात कहते हैं, जिस व्यक्ति को हर किसी को खुश करने की आदत है, वह अक्सर खुद को सबसे ज्यादा निराश करता है। हम ना इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग नाराज हो जाएंगे। हम सीमाएं इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमें अस्वीकृति का डर होता है। लेकिन हर बार जब आप अपनी जरूरतों को दबाकर किसी और को प्राथमिकता देते हैं, आप भीतर से खुद को संदेश भेजते हैं, मेरी जरूरतें महत्वपूर्ण नहीं हैं। धीरे धीरे यही संदेश आपकी पहचान बन जाता है। स्वस्थ सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान की नींव है। मान लीजिए कोई बार बार आपका समय बर्बाद करता है और आप चुप रहते हैं। बाहर से आप विनम्र दिखते हैं, लेकिन भीतर नाराजगी जमा होती रहती है। एक दिन वही नाराजगी विस्फोट बन जाती है। अगर शुरुआत में ही शांत और स्पष्ट ना कह दिया होता, तो सम्मान भी बचता और संबंध भी। ना कहना दरअसल अपने मूल्य को पहचानना है। यह कहना कि मेरा समय, मेरी ऊर्जा और मेरी शांति की कीमत है। लेखक यह भी बताते हैं कि आत्मसम्मान एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, यह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। जैसे खुद से किए गए वादे निभाना। अगर आप तय करते हैं कि रोज 20 मिनट अपने लक्ष्य पर काम करेंगे और सच में करते हैं,
तो आपके भीतर विश्वास पैदा होता है। जब आप अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं तो आपका मन आपको गंभीरता से लेने लगता है। आत्मसम्मान दूसरों से नहीं, खुद से की गई प्रतिबद्धताओं से जन्म लेता है। सुबह उठकर फोन स्क्रॉल करने की बजाय 5 मिनट शांत बैठना, दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछना कि आज मैंने कहाँ अनावश्यक प्रतिक्रिया दी और कहाँ मैं बेहतर कर सकता हूं। ये छोटी आदतें आपके मन को स्थिर बनाते हैं। जब आप हर दिन अपने व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, आप धीरे धीरे अपने ही मार्गदर्शक बन जाते हैं और यही अटूट आत्मसम्मान की शुरुआत है। असली आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वह चुप रहता है लेकिन मजबूत होता है। उसे हर बहस जीतने की जरूरत नहीं होती, उसे हर किसी को प्रभावित करने की चिंता नहीं होती। उसे पता होता है कि वह कौन है। जब आप सीमाएं तय करते हैं, जब आप ना कहने का साहस रखते हैं, जब आप रोज अपने छोटे वादे निभाते हैं, तब आपका आत्मसम्मान बाहरी दुनिया से स्वतंत्र हो जाता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है। रिएक्ट न करना सिर्फ गुस्से को रोकना नहीं था, यह अपने मन को समझना था, अपने डर को पहचानना था, अपने पैटर्न बदलना था और अंत में खुद के साथ ऐसा रिश्ता बनाना था जिसमें सम्मान, संतुलन और शांति हो। जब यह रिश्ता मजबूत हो जाता है तब दुनिया आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि अब आपकी शांति किसी और के शब्दों पर नहीं, आपकी अपनी समझ पर टिकी होती है। अब अंत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यह सिर्फ इस वीडियो का अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब समझ सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी भी जाती है। हम पूरी जिंदगी चीजों को कंट्रोल करने में लगा देते हैं। लोग क्या सोचेंगे, परिस्थितियां कैसी होंगी, भविष्य कैसा बनेगा। लेकिन जितना हम कंट्रोल पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही तनाव बढ़ता जाता है। इस किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग में कैसियन ग्रेलैंड हमें एक गहरी सच्चाई दिखाते हैं। आजादी कंट्रोल में नहीं, चॉइस में है। आप परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं और वही चुनाव आपकी असली शक्ति है। भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आपको कभी गुस्सा या दुख नहीं होगा। इसका मतलब है कि वे भावनाएं आपकी दिशा तय नहीं करेंगी, आप तय करेंगे। हर बार जब आप रुककर जवाब चुनते हैं, हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, आप भीतर एक ऐसी मजबूती बना रहे होते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। यही इस पूरी यात्रा का सार है। दुनिया को नहीं, पहले अपने मन को संभालिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन स्पष्ट हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो सच में वैल्यू दे रहा है तो इसे लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम उन्हें जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। आपका एक क्लिक इस मिशन को आगे बढ़ा सकता है। और याद रखिए, शक्ति शोर में नहीं, चयन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।